भारत माता की। भाई लग नहीं रहा कि गांव के हैं, ऐसा लग रहा है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोठी बना ली। जरा लगना चाहिए कि एक जगह से आए हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। भारत माता की। ये इसलिए भी क्योंकि इसलिए भी कि मेरी तो तबीयत खराब है, बुखार भी है, और दिन में 3-3 रैली है। यकीन मानिए मोहब्बत के बाद पहली बार कोई काम मन लगा के कर रहा हूं जिंदगी में, और उसकी वजह से भी काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसकी वजह से मुझे लगता है काफी काम हो जाएगा जो हम करने बैठे हैं। एक तो मेरी तबीयत खराब थी तो मैं पिछली सीट पे थोड़ा सो गया गाड़ी में, लेकिन जब मैं महिपालपुर की तरफ मुड़ा हाईवे से तो मुझे लगा कि मैं कहीं और आ गया। गाड़ी ऊपर गई फिर नीचे गई। मैंने ड्राइवर से पूछा कि पहाड़ आ गए क्या? उसने कहा नहीं साहब, पुलिया ऊपर रह गई, सड़क नीचे रह गई। यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि ये अलग जगह है और दिल्ली कोई अलग जगह है? ऐसा नहीं लगता कि एयरपोर्ट के चारों तरफ कोई और दिल्ली है और यहाँ कोई और दिल्ली है? क्या ऐसा है कि आपकी वोट आधी है, उनकी वोट 2 है? ऐसा तो नहीं हुआ ना? ऐसा तो नहीं हुआ कि मालवीय नगर वाले 2 वोट देते हो, आप 1 वोट देते हो? फिर ये क्या चक्कर है कि आप अलग हैं और ये अलग है? फिर ये क्या चक्कर है कि आपको सुना नहीं जा रहा है? उसका एकमात्र कारण है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारी राजनीतिक पार्टियों को यह भरोसा हो चुका है कि ये जनता सिर्फ 1 महीने की है। आखिरी 20-21 दिन में हम इनसे बातें करेंगे, कौन जाट है, कौन राजपूत है, कौन गुजर है, कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कौन हिंदू है, मुसलमान है, और आखिरी रात शराब बटेगी। उसके बाद ये सब भूल जाएंगे, 5 साल फिर हम लूटेंगे। ऐसा सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि ये देश तो बोफोर्स भी भूल गया था, कोयला भी भूल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 3 साल की बदतमीजी को आप लोग भूल गए हैं या याद रखे हुए हैं? जितने भी लोग हैं अपने हाथ उठा के अपनी तालियों से बताएं अगर याद रखे हुए हो। अगर याद रखे हो तो बताओ कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। आप लोगों को मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं। आपको अगर ये लग रहा हो कि त्योहार के टाइम में मैं आपसे यहां ये कहने के लिए आया हूं कि 4 दिसंबर को चुनाव होंगे, उसमें एक पहले से पार्टी खड़ी हुई है, पुरानी लुटेरों की कांग्रेस, जिनका खूनी पंजा गरीब का हक छीनने के काम में आता है। एक दूसरी पार्टी है जिसका कमल केवल भ्रष्टाचार की कीचड़ में खिलता है, एमसीडी में, भाजपा। और तीसरी पार्टी और आई है झाड़ू वालों की, इन्हें वोट दे देना। तो मैं आपसे कहने नहीं आया, कर्नल सहरावत निराश होते हो तो हो, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया। मैं तो कबीर गाता हूं। कबीर एक लाइन में लिखता है, हरी मरी है तो हम भी मरी हैं, और हरी ना मरी है तो हम गाय को मरी हैं। हारोगे तो तुम भी हारोगे और जीतोगे तो तुम भी जीतोगे। लड़ाई कर्नल शरावत की है ही नहीं, लड़ाई आम आदमी पार्टी की है ही नहीं। लड़ाई आप सबके साथ हुई उस बदतमीजी की है जिसे आप भूल जाना चाहते हैं, लेकिन याद दिलाना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले कौन कौन रामलीला मैदान गया था? हाथ उठा के बताइए, कौन कौन गया था? शर्माओ मत, अच्छा काम था। कुर्सी वाले भी गए होंगे शायद। क्यों गए थे रामलीला मैदान? इसलिए गए थे कि एक 76 साल का बुजुर्ग हमारी वजह से भूखा रहने आया था। किस भ्रष्टाचार से लड़ने आया था? भारतीय जनता पार्टी के विधायक है यहां से, वो कहते हैं हम कांग्रेस का भ्रष्टाचार मिटाएंगे। उनसे कहो भैया तुम एमसीडी में हो 8-9 साल से, पहले वहीं का हटा के दिखा दो, बाद में हटा देना। आपके घर में बच्चा पैदा हो जाए, मोहल्ले के पुरुषों को पता चल जाता है, स्त्रियों को पता चल जाता है, वो जो बीच वाले होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है बच्चा हुआ, वो भी मांगने आ जाते हैं। लेकिन एमसीडी के क्लर्क को तब पता चलता है जब आप 2000 रुपए दे देते हैं। आपको जन्म प्रमाण पत्र दे, बाबू कहता भैया बच्चा हो गया होगा, पहले 2000 दे तब होगा मेरे यहाँ, मेरे कागज पे नहीं हो रहा। होता कि नहीं होता? बिना पैसे मिल जाता है क्या? बताओ। आपके घर में भगवान ना करे दादाजी स्वर्गवास हो जाए, ऊपर स्वर्ग में चले जाए, भगवान उनका कमरा अलॉट कर देता है, लेकिन क्लर्क कहता है कि पहले मुझे 5000 रुपए दे, उसके बाद मैं मृत्यु प्रमाण पत्र दूंगा। इससे लड़ने के लिए एक बुजुर्ग आए, उनका नाम था किशन बाबूराव हजारे। भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ था। इसी इंद्रप्रस्थ में, इसी जगह पर जहां यह धर्म युद्ध होना है, वो आए किससे मांगने? इन्हीं बहरे कौरवों से। जहां एक अंधी गांधारी अपनी पट्टी बांधकर बैठी हुई है, जिसका गूंगा धृतराष्ट्र 9 साल से देश चला रहा है, और जिसका मूर्ख दुर्योधन हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे युवराज बताया जा रहा है। इनसे मांगने के लिए 5 गांव आया एक आदमी। ये मेरे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने इन्हीं रागनियों से धर्मशास्त्र सीखा है अपने गांव में। शुद्ध गांव से आया हुआ आदमी, आजकल दिल्ली रहता हूं। हमने यही सीखा कि 5 गांव बड़ी विनम्रता से मांगने के लिए गए, मर्यादा पुरुषोत्तम के वंश में पलते हुए द्वापर वंशीय भगवान कृष्ण, और कहा कि तुम्हारी इंद्रप्रस्थ मुबारक हो, तुम्हारी सरदारी सुरक्षित रहे, हमें तो 5 कानून दे दो।
जिनमें पहला कानून जन लोकपाल बिल, ताकि अगर किसी पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो तो एक दफ्तर में जाए, वहां लिख के दे दे, 6 महीने में जांच हो जाए, 3 महीने में सजा तय हो जाए और 3 महीने में वो आदमी तिहाड़ में बंद हो जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए। गलत बात मांगी थी क्या? बताओ तालियों से, गलत बात मांग रहे थे क्या? खेत पर कब्जा कर रहे थे किसी के, कानून मांगने गए थे। फिर कानून मांगने गए थे राइट टू रिजेक्ट, सारे चोटे लिस्ट में आ जाएं तो किसको वोट देने जाओ? जाओ और एक जगह राइट टू रिजेक्ट, इनमें से कोई नहीं चाहिए, इस पर बटन दबाओ। जितनी सब ज्यादा को मिली उससे एक ज्यादा राइट टू रिजेक्ट मिल जाए तो दोबारा चुनाव हो, कहो भाई आदमी अच्छे ढूंढ के नहीं लाए, ढंग का आदमी ढूंढ के लाओ, दोबारा चुनेंगे। ये राइट टू रिजेक्ट था। गलत मांगा क्या? बताते रहना पीछे वाले अपनी तालियों से, गलत मांगे थे क्या? फिर मांगने गए राइट टू रिकॉल। कर्नल शेरावत सीट जीत रहे हैं, 5 सर्वे हुए हैं अलग अलग चैनल के, जिनमें पहली बार है सीट जो बताई गई है जो आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही है, उनमें आपकी सीट भी है। बधाइयां कि आपने बहुत अच्छा काम कराया, आप जीत रहे हैं। आप लोग लगेंगे तो ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। पढ़े लिखे आदमी है, बाहरी दिल्ली से आते हैं, हो सकता है कल मंत्री भी बने। आप विधायक बना के भेजो, बाकी काम के लिए सरकार बनी तो मैं मेहनत कर लूंगा भाई कर्नल साहब को मंत्री बनाओ ताकि इलाके का काम हो। कल को ये मंत्री बन जाए लेकिन 6 महीने दिखाई ना दें तो आप लोग क्या करें? महिपालपुर वाले गाली ना बकें, इसी मैदान में इकट्ठे हों, इनके खिलाफ एक प्रस्ताव बनाए जिसपे लिखें जी हमने विधायक पे बड़ा भरोसा करा था, वो भाग गया, मिल नहीं रहा, और जितने लोगों ने वोट दी उसके 1/3 अगर लिख के दे दें तो सरकार इनका दोबारा चुनाव करवाए। एक लाइन का, रहें विधायक या ना रहें। अगर आप कहते हैं ना रहें तो इनकी विधायकी समाप्त हो जा रही है, यहीं टहलते नजर आए। इसे कहते हैं राइट टू रिजेक्ट। गलत मांगा क्या? बताइए आप। ऐसे 5 कानून हम मांगने गए, इन्हीं कौरवों से मांगने के लिए गए किशन बाबू राव हजारे, और उनके पीछे कौन खड़ा रहता था? एक आदमी भूखा लेटा रहता था, आप टेलीविजन पे देखते थे, उनके पीछे 5 आदमी खड़े रहते थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, किरण बेदी। डरे से, थके से, बेचैन से, अन्ना को कुछ हो ना जाए। आप लोग भी रोते रहते थे घरों में, हमारी माएं खाना नहीं बनाती थी, भूखे रह जाते थे लोग बाग, अन्ना ने खाना नहीं खाया। और ये अहंकारी नेता क्या बोले? ये कपिल सिब्बल, ये महाबल मिश्रा, इन्होंने क्या कहा? कानून तो असेंबली में बनता है भैया, कानून तो लोकसभा में बनता है, ज्यादा परेशानी है चुनाव लड़के आ जाओ, बना लो, नहीं तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो अपनी तालियों से इन्हें बताना कि इंद्रप्रस्थ में पाला खिंच गया है। बताएंगे कि पांडव जीतते हैं कि कौरव जीतते हैं। इस युद्ध में कोई पार्टी नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुंह फाड़ के दिखाया था अर्जुन को और कहा था जिनसे तू लड़ने जा रहा है वो तो मरे पड़े, तू तो निमित्त मात्र है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं वहां पर मैं निमित्त मात्र है, ये भ्रष्टाचारी तो हारे पड़े हैं, ये इन्हें भी पता है, ये इनकी भी परेशानी है। और इसका पहला उदाहरण है, जिस भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी यहां से जाते हैं, लोग हमसे कह रहे हैं कि आप राजनीति में क्या कर लेंगे? अरे हम ये कर लेंगे, आम आदमी हैं हम, हमने अपनी पार्टी चला के तुम्हारा नेता बदलवा दिया। तुम 11 महीने जिस विजय गोयल का पोस्टर लगा के घूम रहे थे, 1 महीना बीतते बीतते तुम्हें याद आया कि नहीं, इस आदमी के पोस्टर से नहीं जीत सकते केजरीवाल के सामने, इसलिए तुम्हें दूसरा आदमी ढूंढ के लाना पड़ा। और आज भाजपा ने पोस्टर लगाए हैं हर्षवर्धन जी का फोटो लगाकर, ईमानदार नेतृत्व। अच्छा, मैंने कहा पिछला वाला बेईमान था? भाई तुम खुद ही कह रहे हो, या तो पिछला वाला गड़बड़ था, ईमानदार कैसे लिखा? ये हर्षवर्धन कौन है? ये हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के मनमोहन सिंह है। इन्हें किसी ने देखा 15 साल में? आपने टेलीविजन पर देखा कभी? कभी दामिनी में लड़ते देखा? इसलिए ये याद रखना कि पहली बार मौका आया है। अगर दिल्ली में सरकार बन गई झाड़ू वालों की तो किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी हिंदुस्तान में अपने दरवाजे आए हुए आदमी से ये कहने की कि जा जो तेरे पे होता हो कर ले, जा चुनाव लड़ ले। वो डरेगा कि कहीं एक केजरीवाल को भेजा था ये चुनाव लड़के ना आ जाए दोबारा मेरी जान को। और अगर आप हार गए, अगर आम आदमी पार्टी पीछे रह गई, तो देश के किसी नेता में फिर ये अहंकार बड़ा हो जाएगा कि इनका जो करना है करो, आंदोलन करो, भूखे रहो, चुनाव लड़ो, किसी से कुछ नहीं होता, किसी से कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए जिम्मेदारी आप सबकी है। आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं। गांव के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो चौपाल में ये कहते थे, खुददार लोग, कि साहब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, प्याज से रोटी खा लेंगे। लेकिन ये कैसी सरकारें हैं जो हमारी प्याज भी खा गई। 100 रुपए किलो की प्याज हो गई। कपिल सिब्बल से पूछा जी प्याज महंगी हो गई, तो बोले हम प्याज थोड़ी बेचते, हम प्याज थोड़ी बेचते हैं। मुझसे चैनल वालों ने कहा जी कपिल सिब्बल कह रहे हैं प्याज थोड़ी बेचते हैं, आपका क्या कहना? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्याज थोड़ी बेचते हैं।
बड़े आदमी हैं, कोयला बेचते हैं, गुड़गांव बेचते हैं, अमीर बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं, इज्जत बेचते हैं, देश बेचते हैं। प्याज थोड़ी बेचते हैं, प्याज तो हमारा आप बेचते हैं, छोटे लोग बेचते हैं। ये तो बड़े आदमी हैं, बड़ी चीजें बेचते हैं, इनके पास बेचने के लिए दूसरा मामला है। और इतना अहंकार किस बात का? हमारे बुजुर्गों ने, जिनके पूरे जीवन के बराबर, जिनके अनुभव के बराबर मेरी उम्र नहीं है, कर्नल सहरावत की उम्र नहीं है, वो पीछे बैठ के सुन रहे हैं हम लोगों को, और ये पगड़ी सिर पर रखी है। कम से कम आदमी के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम इस मतदाता की इज्जत रखनी चाहिए। ये गांव के लोग हैं, भले लोग हैं। शीला दीक्षित जी, इतना अहंकार शोभा नहीं देता। आप कहती हैं पानी पी के लोग बीमार हो गए बिजवासन में, आपने कहा मर थोड़ी गए, बीमारी तो हुए। शादरे में आप गई, लोगों ने कहा इतनी बुरी हालत है, बोले यहाँ पागल रहते थे, मैंने रहने लायक बना दिया। इतना अहंकार शोभा नहीं देता। अगली बात जो कह रहा हूं, शीला दीक्षित को पता चलना चाहिए कि असली दिल्ली बनाने वालों की हुंकार आई है, फर्जी लोगों की नहीं। उनकी नहीं जो दिल्ली में फ्लैट तलाश रहे हैं, उनकी जिन्होंने दूसरों को फ्लैट दे दिए, उनकी हुंकार आई है, उनकी तालियां गूंजी हैं। बताना शीला दीक्षित को, अहंकार शोभा नहीं देता। तुम तो सामान्य कांग्रेसी महिला हो। अहंकार तो उन अंग्रेजों का नहीं रहा जिनका सूरज नहीं डूबता था। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय के कपड़े बिजवासन के बैंड बाजे वाले पहनते हैं, आजकल महिपालपुर के बैंड बाजे वाले पहनते। इतना अहंकार किस बात का? हम आपसे पूछने गए कि देश कैसे लुट गया, आप बदतमीजी को उतर आए। जितने लोग यहां बैठे हों, 3 साल से हमें बहस करते टेलीविजन पर देख रहे हैं। आज भी रात को 8 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी चैनल पर। हमने कभी किसी कांग्रेसी से बदतमीजी की? हमने कोई असभ्यता की? बता दीजिए एक आदमी उठ के, एक आदमी बता दो कोई गलत बात बोल रही हो, किसी भाजपा वाले से कोई गलत बात बोली? हमने कांग्रेसियों से सिर्फ इतना पूछा बड़ी विनम्रता से कि जीजा जी ये बताओ, ये जो 1 लाख उसमें भी हम बदतमीज हो गए। भाई हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें से 1 लाख के तुमने 350 करोड़ कर दिए। कल को अगर कर्नल साहब जीत के आए तो हम यहाँ सीवर और बाद में बनवाएंगे, पानी बाद में लाएंगे, पहले कॉलेज खुलवाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक से कह देंगे अपने अपने घर से 1 लाख रुपए लेके आओ, महीने भर में 350 करोड़ लेके जाओ। तो नाराज हो गए, बोले आप तो बदतमीज है। हमने भाजपा वालों से क्या बदतमीजी की? हमने उनसे यही तो पूछी कि गडकरी जी, आपका वजन तो 110 किलो है, पर घोटाला 165 करोड़ का आपने कैसे किया, इतना बड़ा कैसे कर दिया? तो नाराज हो गए, बोले ये चिल्लर हैं। कुछ लोग खामोश हैं अभी। गडकरी जी ने कहा ये चिल्लर है, 2 रुपए का नोट है, याद है कि नहीं? नागपुर पे कहा था कि अरविंद केजरीवाल तो 2 रुपए का नोट है। अरविंद आने वाले रास्ते में, आपकी तालियां उनका स्वागत करें। मैंने उसी दिन कहा हुजूर गडकरी जी, आप 1000 का नोट सही, हम 2 रुपए का नोट सही, लेकिन हिंदुस्तान की मार्केट गवाह है, भारत की मार्केट में कभी 2 का नोट फर्जी नहीं आया जितने नकली आए तुम जैसे 1000 के नोट आए, जिन्होंने हमें बेचने पर मजबूर कर। हम सामान्य सवाल पूछते, आप कहते तुम नाली के मैं और शाजिया इल्मी, जो डॉक्टर इलाज कर रहा था दामिनी का, वो रोने लगा। उसने कहा 35 साल हो गए लेकिन ऐसी बर्बादी नहीं देखी किसी बच्ची की। यूट्रस निकाल दिया है, रॉड लगा दी है, बहुत दुखी था। पुलिस वाले रो रहे थे। और दिल्ली प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह जो आरके पुरम से जीतती हैं, और ममता शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, इनके घर पर प्रेस वाले गए और कहा मैडम एक बच्ची के साथ दिल्ली में इतना खौफनाक हादसा हुआ है, आपको क्या कहना है? तो दोनों बोली आज तो संडे है, कल ऑफिस खुलेगा तो कल बताएंगे। इस बार वोट मांगने आए तो कह देना आज तो छुट्टी है, 5 साल बाद आना, फिर बताएंगे तुम्हें, फिर तुम्हारे बारे में निर्णय लेंगे। इनकी बदतमीजियों का जवाब नहीं दोगे तो आपकी पीढ़ियों के कपड़े उतार लेंगे। प्रधानमंत्री 9 साल तक तो बोले ही नहीं, और 9 साल बाद हमने कहा कि प्याज इतनी महंगी हो गई, सब कुछ इतना हो गया, इतनी मुद्रास्फीति बढ़ गई, महंगाई आ गई, क्या करें? बोले पैसे पेड़ पे थोड़ी। उस कुर्सी पर बैठे हुए हो जहां कभी 5.5 फीट का वो मर्द प्रधानमंत्री बैठता था जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था,
इसने एक दुर्घटना पर इस्तीफा फेंक दिया था। कुछ तो संस्कार की शर्म करो। इसलिए एक नई आजादी की आहट है। यहां जितने लोग हैं, कर्नल साहब से जब भी पूछिए फोन करके कि आपका कैसा चल रहा है प्रचार, चुनाव कैसा चल रहा है, कर्नल साहब कहते हैं साहब मैं तो शायद पीछे हूं लेकिन मेरे साथी बहुत आगे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उसी के बल पे जीत जाऊंगा। सदा ये बात कहते हैं जब भी फोन पे पूछो, अरविंद पूछे हम पूछे, सदा ऐसी बात कहते हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं, इनके पिताजी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन इतने लोगों में से भी इनके पिताजी का नाम किसी को ना पता होगा। आप मुझे देखते हैं, किसी को मेरे पिताजी का नाम पता है क्या भाई? अरविंद केजरीवाल के पिताजी का नाम पता है क्या? और इनकी राजनीति बड़ी अलग है साहब। कश्मीर से चलो, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, उसका छोरा फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, उसका छोरा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, फिर पंजाब में आ जाओ प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री, उनका लड़का उप मुख्यमंत्री, उसकी पत्नी श्रीमती बादल संसद में, फिर हरियाणा में आ जाओ चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री, उनके छोरे ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री, उनका छोरा अजय चौटाला, फिर अभय चौटाला। दिल्ली में आ जाओ उमाशंकर दीक्षित नेहरू की कैबिनेट के मिनिस्टर, उनकी बहू शीला दीक्षित, उनका लड़का संदीप दीक्षित। अबे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखी है कि देश चला रहे हो तुमने? कर क्या रखा है तुमने? एक वो कांग्रेस वाले लेके आए, अच्छा हम इन्हें अपनी समस्याएं सुनाने गए, अपनी सुनाने चले आए। राहुल गांधी बोले मेरे पिताजी मर गए, मेरी दादी मर गई। वो दूसरे बोले भाजपा वाले कि अरे यार हमारी सुनने आयो कि अपनी सुनाने आयो भाई? हमने तो अपनी समस्या, मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा, फालतू की बात चल रही है। इस जो समझ जाए वो अपनी तालियों से बताएं कि मैंने क्या बोला। मेरा कहना यह है भैया तुम मन जाओ या तुम मन जाओ, हमें यह बताओ कानून कौन बनाए? हमें यह बताओ कि अन्ना हजारे जिसके लिए तेरे दिन बैठा था वो कौन सा बनाएगा? तुम बनाएंगे कि तुम बनाओगे? लेकिन ये दो तरीके नहीं चलेंगे, ये दो काम नहीं चलेंगे। 28 तारीख को हम अन्ना के आंदोलन से नीचे आए, 30 तारीख को मेरे घर इनकम टैक्स वाले पहुंच गए, सुबह से शाम तक फाइल देखते रहे जैसे सारे अंबानी मैंने ही लूट लिए। मैंने पूछा शाम को, मैंने कहा भैया कुछ मिला क्या? बोले जी कविता तो बहुत अच्छी है पर हिसाब नहीं मिल रहा। मैंने कहा मिलेगा भी, कोई बात नहीं, आप हम पे रोज छापे डालो, कोई बात नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा वालों 1500 करोड़ रुपए व्हाइट के तुम्हारे खाते में जमा हैं, ये किसने दिए उनके नाम तो बताओ। जब कांग्रेस वालों से कहा 2500 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में जमा है, उन फूफाओं की लिस्ट तो बताओ जो दे गए। तो बोले नहीं नहीं ये हमारे ऊपर हमला है। अच्छा तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गुल्ली डंडा, ये नहीं चलेगा। काम तो एक करना पड़ेगा, बताना तुम्हें भी पड़ेगा, बताना हमें भी पड़ेगा। अब वो हम 11.5 साल के थे तो हम गढ़गंगा गए, हमारे पिताजी हमको लेके गए, तो सारे भाइयों ने टिकट खरीदा, मेरा टिकट नहीं मिला, मैं सबसे छोटा। गत्ते का टिकट आता था ना पहले रेल में, ऐसा लगता था आम आदमी पार्टी नहीं देती हो, बड़ा झगड़ा होता था उस पर। साल के हो तुम्हारा टिकट नहीं लगेगा। अगली साल जब हम गए तो हमें लाइन में लगा दिया, बोले टिकट लो अब तुम 12 साल के हो। विकास, क्योंकि विकास इनकी कोठियों में जब्त है। कहते पानी नहीं है, पानी कहां से लाएं? शीला दीक्षित से पूछो, बोले साहब वो महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। अच्छा मैंने पूछा किसके अंडर में है? बोले सुशील कुमार शिंदे के। अच्छा मैं कि मामा पुलिस लेके जाऊंगा, मैं तो नहीं जा रहा। ऐसा कहा जाता है क्या? लेकिन ये टोपी वालों को नमस्ते करिएगा, इनके साहस को प्रणाम करिए कि जब से दामिनी कांड हुआ है तब से 32 ऐसी बहनें हैं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ और पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन इन टोपी वालों के आंदोलन की वजह से रिपोर्ट लिखनी पड़ी और अपराधियों को गिरफ्तार करना पड़ा। इन्होंने तो नहीं कहा
कि अभी केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बना, तब तक कराओ जो कराना, उसके बाद हम कराएंगे। इतना अहंकार शोभा नहीं देता। इसलिए आपके सामने एक समय की सीमा आई है, एक वक्त आया है लड़ने का। आप सब सोचते होंगे, अभी हमारे रागनी वाले मित्र सुना रहे थे, आप सब सोचते होंगे कि आजादी के आंदोलन में मैं कैसा रहा होगा, अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मैं किन के साथ हुआ हूं, मैं अंग्रेजों के साथ था कि मैं भगत सिंह के साथ था। आज जब ये टोपी निकलती है, आज जब राहुल गांधी का फोटो लगाकर युवक कांग्रेसाई के लड़के मेट्रो में चढ़ते हैं, तो एक सदगृहस्थ अपनी बेटी से कहता है, बेटा इधर बैठ जा, गुंडे आ गए। लेकिन जब आप टोपी लगाकर निकलते हैं यहां पर, तो स्कूल जाता हुआ बच्चा आपसे कहता है, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम का नारा लगाता। ये आपने हिम्मत पैदा की है, इसीलिए ये दोनों डरे हुए हैं। भाजपा के लोगों से पूछो, दिल्ली में दुश्मन नंबर 1 कौन? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। बीजेपी वालों से जब भी पूछो, वो इंटरनेट पे लिखते हैं खुजलीवाल। एक ने मुझसे पूछा, खुजलीवाल क्यों लिखते हैं? मैंने कहा, यार बताओ, 45 किलो के आदमी ने इतने बड़े गडकरी की खुजली चला दी, खुजलीवाल तो होगा ही बेचारा, क्या कर। आप कांग्रेस वालों से पूछो, दुश्मन कौन? आम आदमी पार्टी। नई दिल्ली में जहां अरविंद लड़ रहे हैं, वहां बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, दिल्ली का लुटेरा केजरीवाल, इसे भगाओ। यानी कि बीजेपी ये कह रही है, शीला दीक्षित जीत जा, कोई दिक्कत नहीं, केजरीवाल ना जीत जा। क्योंकि दोनों को पता है कि अगर ये आ गया तो तिहाड़ की एक ही बैरक में मिलोगे, दोनों भतीजे चाचा एक साथ बैठे हुए। दोनों की दिक्कत यह है कि दुनिया जीत जा, पर ये ना जीत जा। और हम इसी काम के लिए आए हैं कि कानून तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब ये दो तरह का व्यवहार नहीं चलेगा, अब दो तरह की राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, और इन दोनों में अंतर नहीं है। भाजपा वाले अफवाह फैलाएंगे, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, मुझे कह रहे थे कर्नल साहब, बोले डॉक्टर साहब अफवाह बहुत फैला रहे हैं बीजेपी वाले मेरे बारे में। मैंने कहा, आप तो इंसान हो, ये पट्टे इतने कलाकार हैं, अफवाह फैला के भगवान जी को दूध पिला दिया था, गणेश जी को चम्मच लगा लगा के। बोले गणेश जी दूध पी रहे, सब लग गए उस काम में, ये बहुत बड़े अफवाहबाज है। बोले दिल्ली में साहब आम आदमी पार्टी हमारे वोट काट रही है, यही कहते हैं भाजपा वाले, यही कहते हैं। अब आप बताओ इन्हें, आप सब गांव में पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, हमारे स्कूल में कायदा होता था, आपके में भी होगा, स्कूल में कायदा था, कोई बच्चा किसी क्लास में 3 बार फेल हो जाए तो उसका स्कूल से ऑटोमेटिक नाम कट जाता था। कट जाता था नहीं? दिल्ली में 15 साल में 3 चुनाव हो चुके, ये बीजेपी वाले 3 बार हार चुके, दिल्ली के स्कूल से नाम कट गया इनका। अब केवल आम आदमी पार्टी बची है जो हरा सकती है। हमने टेलीविजन पे कही तो बीजेपी के कार्यकर्ता बोले, हमारा तो नाम कट गया, आपके केजरीवाल का तो एडमिशन भी नहीं हुआ। मैंने कहा, देख ले, बिना एडमिशन के तेरे हेडमास्टर गडकरी की नौकरी खत्म कर दी छोरे ने। इस बार तो बहुत सारा को लेके आ रहा है। तो इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, इन दोनों के चाल चरित्र में अंतर नहीं है। एमसीडी में भ्रष्टाचार देख लो तो भाजपा दिखाई दे जाती है, और अगर यहां भ्रष्टाचार देख लो तो कांग्रेस दिखाई दे जाती है। इसलिए धर्म युद्ध है, ये एक तैयारी है। और अगर आपने कर्नल सहरावत में विश्वास व्यक्त किया है तो आप एक बड़े सपने को पानी दे रहे हैं। एक शोभन सरकार ने सपना देखा, पूरी सरकार ले गई, कुदाल लग गई खोजने के लिए। एक साधु ने सपना देखा तो सारी सरकार लग गई। और हम एक सपना देख रहे हैं अच्छी दिल्ली का, तो हमें गद्दार बताया जा रहा है, हमें लालची बताया जा रहा है, अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, ये कहते हैं बीजेपी वाले। मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं कवि बन गया तो मैंने अपने बाप को धोखा दे दिया। और अगर भाजपा के लोग यहां सुनने आए हों, अगर कांग्रेस के लोग सुनने आए हों, तो अपने विधायक, अपने नेताओं को बता देना, झाड़ू के प्रकोप से बचने का अब भी अवसर है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आप अब भी हरा सकते हैं। एक मौका दे रहा हूं, एक आपको सुझाव दे रहा हूं, कर दीजिए, तुरंत हार जाएंगे कर्नल साहब। एक काम करो बस, जैसे अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अचानक बैठ के एक साथ सदन कर लेते हो, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सदन बनाओ तुरंत, और जो 5 कानून अन्ना हजारे मांग रहे हैं उन्हें बनाओ। हम पहली पार्टी होंगे जो चुनाव आयोग जाके कहेंगे हमारी पार्टी भंग कर दो, हमें चुनाव नहीं लड़ना। बना के दिखाओ, तुम कानून बना के दिखाओ। जो 5 बातें कर्नल साहब ने लिख कर दी है कागज पर, वो यहाँ के विधायक जी लिख कर देते हैं सफेद कागज पर। इन्होंने तो 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखी है, मैं उनकी रैली संबोधित करने आ जाऊंगा। हिम्मत जुटाएं इतनी। हम तो गांवों से आए हुए लोग हैं, आंख में आंख डालकर बात करते हैं, कोई एजेंडा छिपा हुआ नहीं है। मेरे पास आया था एक नजफगढ़ का आदमी 3 महीने पहले, मुझसे बोला जी टिकट चाहिए आपकी पार्टी का। मैंने कहा ले लो, बहुत आसान है, सबसे आसान हमारे आएंगे। 100 आदमी अप्लाई करते हैं, उसके बाद जांच होती है, फिर वोटिंग होती है, और फिर जो है आदमी को टिकट मिल जाता है। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले जी शर्त की चिंता मत करना, करोड़ 2 करोड़ से पीछे नहीं हूं। अरे मैंने कहा शर्त तो सुन ले, हम तो उससे बहुत आगे निकल गए। बोले आप चिंता मत करो, गाड़ी घोड़े गुंडे डंडे बंडे सब है मेरे पास। मैंने कहा बात तो सुन। फिर मैंने उसे शर्त बताई। मैंने कहा हमारे यहाँ विधायक की पहली शर्त है
कि उसे 5 बातें लिख के देनी पड़ती है जो माननी पड़ेगी। बोले क्या क्या? अगर मैं विधायक बना तो मैं आधी तनख्वाह लूंगा, अगर जो इन्होंने भी लिख के दिए, अगर मैं विधायक बना तो मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अगर मैं विधायक बना तो मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, अगर मैं विधायक बना और दिल्ली में मेरे पास एक बड़ा मकान है तो मकान नहीं लूंगा, अगर मैं विधायक बना तो 1 महीने के अंदर अंदर अन्ना हजारे का जल्लो का एक बिल पास करूंगा, अन्यथा मेरा इस्तीफा समझा जाए। तो वो उसने चाय सामने रख दी। बोला जी फिर मैं आपकी पार्टी का टिकट क्यों लूंगा? मैंने कहा मैं कौन सा तेरे घर पीले चावल लेके गया था कि तू विधायक बन जा। भाजपा कांग्रेस वालों को यह भ्रम था कि 70 लोग आएंगे कहां से, 70 ईमानदार लोग आएंगे कहां से? इन्हें अपनी तालियों से बताना कि भारत माता इतनी बांझ नहीं हुई कि 70 अच्छे बेटे बेटियां ना भेज सके। अभी भारत माता ने अच्छे बच्चे पैदा करना बंद नहीं किया जो 70 अच्छे लड़के लड़कियों को विधानसभा में चुनकर भेज सके। इसलिए ये चुनौती स्वीकार करना। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब भाजपा तो थोड़ी कम चोर है, लेकिन ध्यान रखना इनमें अंतर नहीं है। एक गड़रिया सड़क किनारे भेड़ चरा रहा था, किसी ने पूछ ली उससे गांव वाले ने, क्योंकि भाई भेड़ कैसी है तेरी, है कितनी है? बोले काली के सफेद। बोले काली बता दे। बोले 40। और बोले सफेद? बोले वो भी 40। बीजेपी कांग्रेस। बोले दूध कितनी देवे? बोले काली के सफेद। बोले काली बता दे। बोले 4 किलो। और बोले सफेद? बोले वो भी 4 किलो। तो यार ये काली सफेद क्या है? अच्छा बोले ये चारा कितना खावे? बोले काली के सफेद। तो भाई काली बताते चल। बोले जी आधा किलो। और बोले सफेद? बोले ये भी आधा किलो। बोले जब चारा बराबर है, दूध बराबर है, बाकी बराबर है, तो काली सफेद बीजेपी कांग्रेस क्या है? बोले जी काली वाली मेरे पिताजी की है। अच्छा बोले सफेद वाली? बोले वो भी मेरे पिताजी की। तो ये भाजपा कांग्रेस काली पीली सफेद है, इनका पिताजी अंबानी है, एक दोनों का समझ लेना। हाँ, दोनों की ऊन वहीं उतर के जाती है इनकी। ये जो आ जाएगा ऊन वहीं भेजेगा जहां भेजनी है अंबानी। इसलिए आम आदमी पार्टी इस मैदान में है। और जितने लोग यहाँ हैं, बहुत आपने वोट दी होंगी। ये महिलाएं बैठी हैं, ये गांवों से आई हैं, एक सब्जी चुनने में बड़ी मेहनत करती हैं, एक चूड़ी पसंद करने में मनिहार का दम निकाल देती हैं। ये पसंद कर, वो पसंद कर। बता रहा हूं माता जी, एक सब्जी चुनने में जितनी मेहनत करती हो, विधायक चुनने में उतनी मेहनत कर लेना, घर का भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और देश का भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बस उतनी मेहनत कर लेना। ये देख लेना कि कौन सा ठीक है, कौन सा काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, किस पर उम्मीद है, किस पर नहीं है। अब परेशान तो ये हैं, और इसलिए परेशान है। मेरे साथ जो मित्र आए वो मुझसे कह रहे थे डॉक्टर साहब ये कितने लोग होंगे, 3000 है कि 4000 है, पीछे तक लोग हैं। मैंने कहा ये 4-5 हजार नहीं है, ये लाखों हैं। क्योंकि ये लाए हुए लोग नहीं है, ये आए हुए लोग हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। ये त्योहार के समय में दोपहर में यहां पर पहुंचे हैं। ये परेशान इसलिए है, अभी तक बीजेपी कांग्रेस वाले एक रैली नहीं कर पाए। दिल्ली में चुनाव आ गया, एक अपने बड़े नेता की रैली के अलावा रैली नहीं करी। और वो बड़े नेता आए, उन्होंने कहा भाजपा में तो विजय ही विजय है। वो विजय में इतना जूता बच गया कि हर्ष ही हर्ष हो गया। वहां पर तो नाम ही लेना भूल गए। आपस में इतनी लड़ाई है एक दूसरे के साथ। और एक ये पार्टी है, अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन जब ये बात चली, भाजपाइयों ने अफवाह फैलाई कि किरण बेदी को लड़ाएंगे हम अपनी ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, तो अरविंद ने सबसे पहले आकर प्रेस में कहा किरण जी हमारी बड़ी बहन है, हम उनके दरवाजे पर 2 बार गए थे कि आप पॉलिटिक्स में आ जाइए इन दोनों भ्रष्टाचारियों को हराने के लिए। उन्होंने कहा मैं जीवन में कभी राजनीति में नहीं आऊंगी, लेकिन अब भी अगर उनका मन है तो हम उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करते हैं, वो आए चुनाव लड़े और हमारा नेतृत्व करें। यहां से राजनीति शुरू होनी चाहिए। दोस्तों इन्होंने कब्जा कर लिया इन विधानसभाओं पर, इन लोकसभाओं में। और मेरी तरह एक स्वार्थ मन में पाल लीजिए, जितने लोग सुनते हो, अगर कोई ये कहे कि आम आदमी पार्टी के लिए क्यों काम करें, कोई आदमी ये कहे कि भाजपा के हैं हम तो कांग्रेस के हैं, हमारे लिए मत काम करना, झाड़ू के लिए मत काम करना, कर्नल सहरावत के लिए मत काम करना। एक बात कह रहा हूं, गांव के लोगों की शायद तालियां अब तक की सब ज्यादा उठे। अगर कोई कुतर्क करता हुआ मिले तो उससे एक ही बात कहना कि दिन भर गली में रोटी पर बोटी पर कुतिया पर लड़ने वाले कुत्ते भी रात को गली में चोर घुसता है तो एक आवाज में भौंकते हैं। हमारे घर में तो डकैत घुसे हैं तो हमें भौंकना ही पड़ेगा, हमें बोलना ही पड़ेगा, हमें लड़ना ही पड़ेगा। ये सब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। बीजेपी के शासन में एक कांग्रेसी को सजा हुई हो बताओ मुझे आप, कांग्रेस के शासन में एक भाजपाई को सजा हुई हो तो बताओ। और अब निकाल के लाए मंदिर मस्जिद, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। 92 में बनाया था उन्होंने, 92 में रामचंद्र जी टाट में, ये ठाट में सारे के सारे।
अब फिर मंदिर बना रहे हैं। मैंने कहा राम की कसम मत खाओ, भगवान राम तो अजर अमर है, तुम्हारे झूठ का उन पर असर नहीं पड़ेगा। इस बार भाजपाइयों से मैंने कहा इस बार बाप की कसम खाओ, कसम बाप की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ताकि चुनाव के बाद 150 के मरे तो मिले, क्योंकि बनाओगे तो हो ही नहीं तुम किसी भी हालत में। विधायक का काम नहीं है, जनप्रतिनिधि का काम नहीं है कि मंदिर बनाए। ठीक बात कह रहा हूं तो हाथ मत बांधना। कर्नल शेरावत का काम नहीं है कि जीतने के बाद महिपालपुर में बिजवासन में मंदिर मस्जिद के विवाद में पड़े। इनका काम जीतने के बाद यह होना चाहिए कि दिन रात इतनी मेहनत करें कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर घर से मंदिर और मस्जिद जैसी महक आए, पवित्रता आए, ऐसी खुशबू आए। अब कांग्रेस वाले अपने युवराज को लेके आएंगे यहाँ पे, एक स्लम ढूंढी जाएगी यहाँ पे, झुग्गी बस्ती तो होगी यहाँ पर, वो तो हर जगह ही है, दिल्ली में हर जगह कर रखी है इन्होंने, अपने घर के अलावा सब जगह झुग्गी है इनके। एक झुग्गी ढूंढी जाएगी, उसमें कांग्रेस के युवराज, वो अजीब आदमी है भाई। दामिनी कांड हो, राहुल जी कहां विदेश गए, गुड़िया कांड, राहुल जी कहां विदेश गए हैं, जमीनों पे कब्जा हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मार लिए, लूट लिए सब लोग, बिजवासन के महिपालपुर के राहुल जी कहां हैं, आंदोलन हो रहा है, विदेश गए साहब। किराया कानून आंदोलन है, विदेश गए। अजीब आदमी है, देश पेन में होता है, पप्पू स्पेन में होता है, और उसके बाद कहते हैं आप इसे वोट दो। अब उन्हें ढूंढ के लाया जाएगा, फिर एक स्लम में रात को 1 बजे किसी झुग्गी बस्ती में राहुल जी खाना खाएंगे। उस दलित के घर 3 रोटी होगी, 2 ये खा जाएंगे। सुबह को चैनल वाले पागल हो जाएंगे, ये वो खाट है जिस पर वो लेटे, ये वो नल है जिस पर वो नहाए। मैं अंदर और कैमरा ले जाके ये करके गए, देश का तो करी थी, हमारे पता है। किसी नेता का ये काम नहीं है कि वो वोट के लिए किसी की ढाणी पे जाके खाना खाए या किसी का मूर्ख बनाए। फिर ठीक बात कह रहा हूं तो पीछे तक के लोग हाथ खोलना। राहुल गांधी जी, आप मूर्ख बनाने की राजनीति कर रहे हैं। कर्नल शेरावत का यह काम नहीं होना चाहिए कि मंत्री बनने के बाद 4.5 साल बाद ये बिजवासन में किसी दलित के घर खाना खाएं। इनका काम होना चाहिए कि रात को जब ये खाना खाएं और पहला टुकड़ा मुंह की तरफ ले जाएं तो इस बात की चिंता करें कि सबने खाना खा लिया होगा या नहीं खा लिया होगा। यह इनका काम होना चाहिए। आप कब तक मूर्खता की राजनीति करेंगे? कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। राहुल गांधी जी ने कहा मेरी जान को खतरा है। भैया हद हो गई। हमने पूछा क्यों? बोले मेरे पिताजी मार दिए थे, मेरी दादी मार दी थी, उन दोनों ने तो कुछ करा था इसलिए जान को खतरा था। तुम्हारा क्या खतरा? तुमने करा क्या है पिछले 9 साल में? तुम्हें कौन मारेगा? तुमसे तो सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस को ही है। बस उसी पार्टी को मनाओ। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बात स्वीकार कर रहे हैं, आप बताना। अगर जो लोग समझदार है वो समझ जाएंगे। राहुल गांधी देश से ये कहना चाह रहे हैं कि 2,500 पुलिस वालों और कमांडो के बाद भी 10 साल मेरी मां के राज्य में मैं ही सुरक्षित नहीं हूं। तुम्हें क्या मैं सिक्योरिटी दूं? मुझे ही सुरक्षा नहीं मिल पा रही, मैं ही जीवित नहीं हूं। अजय माकन कह रहे हैं 84 करोड़ भूखे हिंदुस्तानियों को भोजन मिलेगा इस बिल से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अजय माकन ये स्वीकार कर रहे हैं कि 67 साल बाद भी इस देश में 84 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं और सरकार तुम्हारी है, सरकार तुमसे पूछ रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये धर्म युद्ध है, तैयारी आपकी है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मेरा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। सबसे उपेक्षित हो आप लोग, सबसे उपेक्षित है किसान, सबसे उपेक्षित है गांव से आया हुआ आदमी। आप उसकी जिंदगी छीन लेते हैं और मुआवजे के रूप में कुछ पैसा दे देते हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए दे देते हैं। एक सीमा पर लड़ने वाला जवान और एक खेत में काम करने वाला किसान, इन दो पर काम नहीं हो रहा इस देश में। अगर इस आवाज को ऊपर उठाना है तो आज से आपको एक एक आदमी को 100 लोगों को तैयार करना पड़ेगा। पैसा नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई दारू नहीं है बांटने के लिए। गडकरी जी की तो फैक्ट्री है, वो तो बांट देंगे, उनका तो खुद का ही काम शराब का है। इस बार अच्छे अच्छे लोगों को लेके आइए बीजेपी, एक बीजेपी लेके आई होता है, जनता क्या होती है। मुझे किसी ने बताया कि बिजवासन में, महिपालपुर में अंडर करंट तो बहुत है पर लोग थोड़ा डर रहे हैं कहने में। लोग बटन तो दबाएंगे लेकिन सामने नहीं कह रहे हैं। क्या 67 साल में हमारा खून ऐसा हो गया कि हम डरने लगे? हमको डर लगने लगा कि भाजपा कांग्रेस वाले क्या कहेंगे अगर हमने आम आदमी पार्टी का बैनर चिपका लिया, अगर हमने खुले में कह दिया कि झाड़ू जीतेगी। याद करो किनके वंशज हो भाई, याद करो। इस केसरिया को याद करके कहता हूं मैं, 13 साल के एक लड़के ने अपने माँ बाप को मारा जाते हुए देखा जलियांवाला बाग में, और 42 दिन
समुद्र के जहाज पर चढ़कर वो लंदन गया और जनरल डायर के घर में 1 साल खानसामे की नौकरी की, उसे मक्का की रोटियां बनाकर खिलाई। और एक ऐसी सभा में जब जनरल डायर का सम्मान हो रहा था जलियांवाला बाग करने के लिए, तब सामने से खड़े होकर गोली मारी उसकी छाती में और पूछा अंग्रेज जज ने, अरे उधम सिंह, तू तो इसके घर रोटी बनाता था, जहर देकर मार सकता था, सभा में सबके सामने गोली क्यों मारी? तो उधम सिंह ने कहा, हिंदुस्तानी शेरनी का बेटा हूं, ना पीठ पर गोलियां खाता हूं, ना पीठ पर गोलियां मारता हूं। हम इनसे डर जाएंगे? ये सब करके देख चुके। इनकी दिक्कत यही है कि ये डरते क्यों नहीं है। इनकी दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल मौत से डरता क्यों नहीं। हम गए थे 24 अगस्त को, आपको याद होगा, अन्ना की तबीयत खराब हो गई थी। भूल जाते हो आप लोग, याद है कि नहीं याद है? हाथ उठा के बताओ, याद है? अन्ना की तबीयत खराब हुई, हमें 24 तारीख की रात को 10:30 बजे बुलाया इन्होंने। मैं ही गया था गाड़ी चला के, आगे अरविंद बैठे थे, पीछे किरण जी, प्रशांत और मनीष। हम गए नॉर्थ ब्लॉक, बड़े बड़े मंत्री बात करने बैठे, अंग्रेजी बोलने वाले, बहुत डांटा इन्होंने, बड़ा धमकाया। अरविंद से बोले तुम्हारे खिलाफ 9 लाख की रिकवरी निकाल देंगे। किरण बेदी से बोले तुम्हारे हवाई जहाज के टिकट के घोटाला है, उसको पकड़ लिया है हमने। मनीष से बोले कि तुम्हारी बुआ के लड़के का जो साला है वो घोटाले में फंसा हुआ, उसे फंसा देंगे। मुझसे बोले कि तुम कॉलेज नहीं जाते हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा तू चला जा पहले, मैं बाद में चला जाऊंगा, तू पढ़ पहले, तुझे ज्यादा लग रही है पढ़ने की, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन्हें लगा ये लड़के डर जाएंगे, ये जाके अन्ना से कहेंगे बाबा चद्दर उठाओ, तुम रालेगंज जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। हम तो आए, हमने अन्ना से कहा जी ऐसा हुआ है। अन्ना बोले देश का आंदोलन है, जाओ देश को बताओ। रात के 11:30 बजे हम मंच पर आए, याद है? मैं ही आया था। हमने आकर कहा भैया बहुत मारा, बहुत डांटा, पीटा नहीं बस आज, अब सब बातें खत्म हो गई, कोई समझौता नहीं होगा, डांट दिया। देश में आग लग गई, करोड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खबर दी सरकार को कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर सरकार ने बातचीत शुरू ना करी तो देश में क्रांति हो जाएगी। और दोस्तों, देश के महत्वपूर्ण मंत्री प्रणब मुखर्जी को बाहर आकर कहना पड़ा कि बातचीत अभी टूटी नहीं है, बातचीत होगी। तब मुझे फोन करके उस अंग्रेजी बोलने वाले मंत्री ने कहा था, उन्होंने कहा कुमार, यू गाइज आर बिहेविंग लाइक स्ट्रीट बॉयज, तुम गली के लड़कों की तरह व्यवहार कर रहे हो। मैंने जो उन्हें एक बात कही थी, शायद एक गांव से जुड़े हुए लोगों की तालियां हुंकार जाएंगी। मैंने कहा हुजूर, हम गली के लड़कों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे, हम गलियों के लड़के हैं इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हम इसलिए आपसे ऐसी बात करने के लिए आए। हम आपकी तरह अंग्रेजी नहीं पढ़े, लेकिन हम किसी विकलांग की बैसाखी भी चुरा के नहीं खाते। हम उन घरों से आए हुए हैं जहां दूसरी क्लास में अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे की रबड़ अगर मैं चुरा लाया था तो प्राणों से वैदिक प्यार करने वाली मेरी दादी ने मुझे 2 झापड़ मारे और कहा जब तक इसकी रबड़ वापस करके उससे माफी नहीं मांगेगा मुझे दादी मत कहना। हिंदुस्तानी बेईमान नहीं है, हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है जिन्हें तीसरी श्रेणी के राजनीतिज्ञ चला रहे हैं। आपको ये चक्की बदल देनी, आपको ये क्रम बदल देना है ताकि ये सपना साकार हो सके। मैं अमेरिका जाता हूं तो मुझसे लोग पूछते हैं फ्रॉम विच कंट्री यू आर, तुम किस देश से आए हो? मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान से आया हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया। वो कहते हैं इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, बहुत अच्छे इंजीनियर, बड़े अच्छे डॉक्टर, बड़े अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं सपना देखता हूं जब कर्नल सहरावत इस जगह को चमन कर दें, जब यहाँ की स्थितियां ठीक हो जाएं, 4 साल बाद मैं अमेरिका जाऊं और मुझसे कोई पूछे फ्रॉम विच कंट्री यू आर, मैं कहूं आई एम फ्रॉम इंडिया। वो कहे इंडियंस वेरी गुड पॉलिटिशियंस, वेरी ग्रेट लीडर्स, वेरी क्लीन पॉलिटिक्स। ये सपना आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इस सपने को पंख लगाइए और एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर पीछे तक जितने लोग इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं इस देश को, एक बार पीछे तक जबरदस्त तालियां बजाकर एक बार मुझे बताइए कि हिंदुस्तान जीत रहा है। बैठे। और एक बात और बताना चाहता हूं, इसको केवल विजवासन नहीं देख रहा, इसको पूरी दुनिया देख रही है। आज जो यहां चल रहा है, दुनिया के 150 देशों में प्रसारण जा रहा है। हम जो बात कर रहे हैं आपसे, कितनी उम्मीदें हैं लोगों को। एक डॉक्टर साहब यहां हैं, डॉक्टर मुनीश रायजादा, शिकागो से आए हुए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी बड़ी डॉक्टर हैं, यहां पर आए हैं, हर रैली में आते हैं, 3 महीने की छुट्टी लेकर आए आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए। रोज कहते हैं कुमार साहब सरकार तो बन रही है, लेकिन अगर 1% अन्ना का कानून पास नहीं हुआ, सरकार नहीं बनी, तो मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा, खुद तो हिंदुस्तान कभी आऊंगा ही नहीं। अपने बच्चों से भी कहूंगा उस देश में मत जाना, वहां के लोग अभी चोरों के खिलाफ खड़े होना सीखे नहीं है। अपनी तालियों से उन्हें बताइए कि आप खड़ा होना सीख गए।
बताइए, अपने हाथ उठा के आप लड़ना सीख गए हैं। इस लड़ाई को केवल आप नहीं, केवल विश्वासन नहीं, केवल दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि अच्छा आदमी बुरी राजनीति के खिलाफ जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। आप लोगों ने इतने मनोयोग पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक बार भारत माता की जय लगाइए। भारत माता की